गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। चलो जग रहे हैं इसका मतलब सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैंने एक होमवर्क दिया था जिसका आंसर मेरे को केवल मयंक ने भेजा, बाकी बच्चों ने नहीं। ऐसा क्यों? अच्छा, कर लिया मतलब कि नहीं किया? कर लिया है। यस गुप्ता सिंह 28,50,000 की डेफिसिट आ रही है। हाँ, किसी को कल की रिकवरी भी चाहिए है। किसको चाहिए कल की रिकवरी? रचित, ओके बेटा, आज मैं आपको रिकवरी दे दूंगा कल की। ठीक है। हेलो। अदर स्टूडेंट, किसी और को रिकवरी वगैरह की रिक्वायरमेंट? ऐड कर दीजिए। ओके बेटा, ऐप में ऐड कौन कौन नहीं है? इन सब में से कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो ऐप में ऐड नहीं है? मैं वापस से एक बार ऐप का लिंक ओपन करता हूँ, वापस से भेजता हूँ। आज वो बच्चे ऐड हो जाना, ठीक है? हाँ हाँ, सारे लेक्चर्स हैं डिसोल्यूशन के, बिल्कुल। जो भी बच्चे नहीं है वो ऐप पर लिंकेड मैं आप ऐड कर देता हूँ आप सबको। तो आपको पुरानी और नई सारी रिकवरी वहां से मिलती रहेगी, ठीक है? ओके, क्योंकि सेम डे ही लेक्चर उस पर अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है बच्चों? ओके। और वो आपके पास रहेगी, जब भी आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बोल भी रखा है। ठीक है। मैंने आपसे बोला जब तक आप पास नहीं होगे तब तक रहेगा। जब पास हो जाओ तो बता देना। ठीक है। ओके। अभी देखते हैं हम, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज चल रहा है। सारे बच्चे बताएं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हो। हु प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? बताएं कौन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या लिक्विडेटर एक्सपेंसेस चालू हो गए? लिक्विडेशन की सारी चीजें चालू हो गई कि अभी होना बाकी है? अभी तो खाली इतना हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिया है जिसको वो लिक्विडेटर को देंगे, जिससे लिक्विडेटर अपना लिक्विडेशन स्टार्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो। साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट्स बेटा कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को भी सबमिट करना पड़ता है कि भैया ये कंपनी का बाइंडिंग अब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तो ये डेफिसिट आ रही है। अभी अगर कंपनी को बंद नहीं किया गया तो डेफिसिट इससे भी ज्यादा हो सकती है। ऐसी बातें कोर्ट को प्रूफ के रूप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देना भी पड़ती हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन डॉक्यूमेंट्स बेसिकली लिक्विडेटर के लिए ही बनाया जाता है। क्या ये बच्चों याद रहेगा? बोलो। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने आपसे बोला था असेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन होती है, दोनों वैल्यू रिलाइजेबल वैल्यू होती हैं। क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिया था उसको मैं आप सबको टैली करा देता हूं। टैली करा दूं क्या सबसे पहले तो चलो बच्चों, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम आंसर्स ही टैली कर डालते हैं जो मैंने आपको कल दिए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर हमारे आंसर्स को टैली कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार टैली करके, ताकि सारी बातें क्लियर हो जाएं सबको। ठीक है। हेलो। ठीक है बच्चों। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर्स टैली करेंगे। लिक्विडेशन चैप्टर जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिया था उसका। क्वेश्चन ये था आपका, कई बच्चों के आंसर कितने आए बेटा? 28,50,000 की डेफिसिट है ना? अच्छा बच्चों मेरे को बताओ, आपने लिस्ट एच बनाई? लिस्ट एच बनाई थी? लिस्ट एच में टैली करके देखा? टैली हो गया? ओके। तो चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन यही था आपका। सबसे पहले आपने बनाई होगी लिस्ट ए, बनाई थी?
लिस्ट ए के अंदर सबसे पहले चेक करें, आपने लिखा होगा असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, लिखा है, और कितना लिखा 53 लाख आ रहा होगा। करेंट असेट और अदर फिक्स असेट से कुल मिला के 53 लाख टैली है। लिस्ट बी बनाई होगी असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, इसके अंदर नेम ऑफ असेट में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग जो थी वो प्लेस्ड थी। 11 लाख रुपीज एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ड्यू टू सिक्योर्ड था। 10 लाख 1 लाख का सरप्लस आ गया था जो आपने आउटर कॉलम में लिख दिया होगा। 53 प्लस 1 लाख जोड़ करके 54 लाख टोटल असेट की वैल्यू। क्लियर? समरी ऑफ ग्रॉस असेट प्रिपेयर की होगी। समरी ऑफ ग्रॉस असेट के अंदर सबसे पहले स्पेसिफिक असेट की 11 लाख रुपए, अदर असेट की 53, टोटल मिला के ग्रॉस असेट 64 लाख। यहां तक क्लियर था? बोलो। देयर आफ्टर सारे बच्चों ने लिखोगे यहां पर सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर इज रुपीज 10 लाख, यहां डैश लगा दिया होगा। प्रेफरेंसेस क्रेडिटर में खाली एक्साइज ड्यूटी थी 1,50,000 की, और कुछ था नहीं। क्या और कुछ भी था प्रेफरेंसेस क्रेडिटर में बच्चों? नहीं। आपने ये लिखा होगा 1,50,000 1,50,000 दोनों साइड लिख दिया होगा, माइनस हो गया होगा 52,50,000 बचा होगा डिवेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड के लिए। डिवेंचर होल्डर क्वेश्चन में थे नहीं, नील लिख दिया होगा, टोटल मिला के वही रहा होगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आपके पास एक लोन था, एक क्रेडिटर थे और एक बिल डिस्काउंट का अमाउंट था, टोटल मिला के 56 लाख। आपने माइनस किया होगा तो 3,50,000 का नेगेटिव बैलेंस आ गया होगा। इधर ग्रॉस लाइबिलिटी 67,50,000 आ रही होगी। सही है? 3,50,000 निगेटिव प्रेफरेंशियल क्वेश्चन में थे नहीं। 25 लाख की इक्विटी थी। डेफिशिएंसी बिल्कुल सही है 28,50,000 की। ये सारे बच्चों ने निकाली होगी। नीचे लिस्ट एच बनाई गई होगी। लिस्ट एच के अंदर मेरे बच्चों फटाफट मेरे को लिस्ट एच के अंदर बताएं। लिस्ट एच के अंदर सबसे पहले बुक लॉस लिखे होंगे 20 लाख के। उसके बाद एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस में आपने लैंड एंड बिल्डिंग लिखा होगा, अदर फिक्स असेट, करंट असेट का लॉस, साथ ही साथ कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी टोटल लॉस होती है, तो आपका 28,50,000 टैली हो गया होगा। सही है? बिल्कुल। तो ये था बच्चों आपका जो क्वेश्चन जो एक होमवर्क में दिया था। यहां तक सबको समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलूं, अब आगे बढ़ सकता हूं क्या? अब बच्चों बताओ, अब फॉर्मेट याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सबको? स्टार्टिंग में हमको लग रहा था इतना बड़ा फॉर्मेट है सर, इतना कौन लिखेगा। नहीं बेटा, फॉर्मेट इज इजी, उसमें कोई दम नहीं है। बस एक दो क्वेश्चंस हम जैसे ही करते हैं फॉर्मेट याद हो जाता है, एग्जाम में आएगा आप आराम से कर पाओगे। क्लियर है? बस कुछ बातें याद रखना है। प्रेफरेंसेस क्रेडिटर आपको याद रखना है, सारे बच्चों को पता है। प्रेफरेंसेस क्रेडिटर अगर भूल गए तो ये फॉर्मेट पूरा गलत हो जाएगा, है ना? बोलो। इस क्वेश्चन की एक ही ड्रॉबैक है, एक स्टेप पर गलती हुई तो आगे के सारे बैलेंसेस गलत निकलेंगे। निकलेंगे कि नहीं? हेलो। मान लो आपने प्रेफरेंसेस क्रेडिटर गलत निकाले, सारे बच्चे बताओ प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के बाद बचा हुआ अमाउंट गलत, उसके बाद की सारी चीजें गलत होती जाएंगी कि नहीं? मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए गलत कहीं नहीं करना है, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों? चलें, तो अब मैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहा हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल इन अरियर। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल इन अरियर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का अगर कॉल इन अरियर हुआ तो फिर आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे? क्या बोला मैंने? फटाफट बोलो, सारे बच्चे बताएं क्या बोला मैंने यहां पर। किसका कॉल इन अरियर? इक्विटी शेयर होल्डर। आप कॉल इन अरियर समझते हो कि नहीं? बताएं क्या होता है कॉल इन अरियर? हाँ, हमने कॉल किया लेकिन शेयर होल्डर ने उसका पेमेंट नहीं किया, उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉल इन अरियर्स। क्या शेयर होल्डर ऐसा कर सकते हैं कि हमने कॉल किया और उन्होंने पेमेंट नहीं किया? बोलो। हेलो। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता था बताओ बेटा? अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? फॉरफीचर कर सकते हैं, लेकिन मेरे को बिल्कुल हम उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं। ये सबको याद है कि नहीं? बोलो। अब जरा यहां सोचो, लिक्विडेशन के समय सोचो, कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करते, तो सारे बच्चे बताओ हम उनके शेयर फॉरफिट कर सकते हैं कि नहीं? तो बोलेंगे कर लो, वैसे भी कंपनी खत्म हो रही है, नुकसान में है, तो कर लो फॉरफिट। तो कोई शेयर होल्डर को फर्क पड़ेगा क्या? तो वो क्या चाहेंगे?
कि वो कॉल का पेमेंट ना करें, यही चाहेंगे कि नहीं, बोलो। लेकिन बेटा एक्ट में एक प्रोविजन है कि अगर कोई कंपनी वाइंडिंग अप में चाहती है और वाइंडिंग अप में जाने के बाद भी शेयर होल्डर का कोई कॉल इन अरियर आ रहा है और अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी कोर्ट केस कर कर उससे क्या कर सकती है, फटाफट बोलो, अपने अरियर का पेमेंट वसूल सकती है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो बच्चों अगर कॉल इन अरियर के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑलवेज अज्यूम फुल अमाउंट इज रियलाइज। क्या हो गया, फटाफट बोलो, फुल अमाउंट क्या हो गया है, रियलाइज हो गया। क्या ये क्लियर हो गया सबको, पक्का? हेलो, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर कॉल इन अरियर का पॉइंट आता है तो आपको पहले तो कॉल इन अरियर कैसे कैसे लिखा जा सकता है ये समझो। पहली चीज, मैं बैलेंस शीट में कॉल इन अरियर कंपनी की क्या थी, असेट है या लाइबिलिटी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत बताना, बताएं। असेट। क्यों? क्योंकि कंपनी को इसके बदले में पैसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, बोलो। जैसे 5000 इक्विटी शेयर्स हैं, कंपनी ने 100 रुपए पूरे कॉल कर रखे हैं, तो बताओ बेटा कितना हो गया, 5 लाख। लेकिन इसमें से मैं बोल रहा हूं कि कुछ कॉल इन अरियर आ रहा है, 1000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 20 रुपीज का पेमेंट नहीं किया है। मतलब कितने रुपए नहीं दिए, 20,000। हेलो, बताएं, अगर मैं पूछूं आपसे पेड अप कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल कितनी है बच्चों, पेड अप कैपिटल पूछ रहा हूं मैं, बहुत बड़ी चीज नहीं पूछ ली आपसे। पेड अप कैपिटल कितनी है बताएं। 5 लाख मांगा था, 20,000 नहीं दिए, पेड अप कैपिटल, यस गुप्ता बिल्कुल सही बोल रहा है, 4,80,000। तो एक तरीका ऐसा है कि बेटा मैं यहां पूरी कॉल्ड अप वैल्यू लिख दूं, क्या लिख दूं, कॉल्ड अप। और दूसरा तरीका होता है, कई बार बैलेंस शीट हमको इस तरह से आ जाती है कि आपको यहां कॉल इन अरियर दिया रहेगा लेकिन वो यहां पर 5,000 इक्विटी शेयर्स लिखेंगे एट द रेट ऑफ ₹100 इज ₹5 लाख। बात समझ में आई, बोलो। और यहीं पर लिख देंगे लेस कॉल इन अरियर कितने रुपए, फटाफट बोलो, 20,000। तो यहां लिख देंगे 4,80,000। सारे बच्चे बताएं 4,80,000 कौन सी कैपिटल होगी आपकी, पेड अप कैपिटल। तो बैलेंस शीट में कई बार कॉल इन अरियर असेट साइड में भी आता है और यहां से माइनस होके भी दिखता है। मेरा एक क्वेश्चन है, आप सबने शेड्यूल 3 पढ़ा हुआ है बचपन में, सारे बच्चे बताओ कब इसको असेट साइड में लिखा जाता है और कब इसको यहां से माइनस करके लिखा जाता है, बोलो। कौन बताएगा, मेरे बच्चे में से इतने सारे बच्चे हैं, फर्स्ट ग्रुप देख के भी आ गए हैं, बताएं। फर्स्ट ग्रुप में शेड्यूल 3 पढ़ा हुआ है, सारे बच्चे बताएंगे कब यहां लिखा जाता है, कब यहां डिडक्ट करके लिखते हैं, बोलो। असेट साइड में कब लिखते हैं और डिडक्ट करके कब लिखते हैं, कोई है बता पाएगा? निहिरा, पार्थ, प्रदीप, अमन, अवनी, आयुष, नमन, कौन बताना चाहेगा? अमय, फर्स्ट ग्रुप दे चुके हो बच्चों, बताओ जल्दी से। फॉरफीचर हो जाएगा तो हट ही जाएगा बेटा, फिर तो एक अकाउंट से हट जाएगा। आपने फॉरफीचर की एंट्री 12th क्लास में पढ़ी होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर को कैंसिल कर देते हैं, फिर तो आता ही नहीं बैलेंस शीट में बेटा, फॉरफीचर हो गया तो। चलो मैं आपको बता देता हूं, कोई बात नहीं, ध्यान से समझेंगे। बैलेंस शीट में असेट साइड तब लिखा जाता है अगर ये कॉल इन एरियर रिलेटेड टू प्रमोटर्स है। किसका है, फटाफट बोलो, प्रमोटर्स है। लिखें इस बात को, ध्यान रखें, अगर ये असेट साइड में लिखा है इसका मतलब एक कॉल इन अरियर किससे रिलेटेड है, फटाफट बोलो, प्रमोटर से रिलेटेड है। प्रमोटर से रिलेटेड है तो बेटा कंपनी को कंफर्म होता है कि ये पैसा मिल ही जाएगा, इसलिए इसको असेट के नाम से लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं, क्यों? क्योंकि उनके शेयर कभी फॉरफिट होते ही नहीं है। क्लियर, बोलो। लेकिन कॉल इन अरियर रिलेटेड विथ पब्लिक, अगर ये पब्लिक से रिलेटेड है तो डाउट रहता है कि पैसा मिलेगा कि
नहीं मिलेगा तो उसको फिर क्या कर दिया जाता है, फटाफट बोलो, डिडक्ट करके लिख दिया जाता है। समझ में आया? तो आज के बाद अगर बैलेंस शीट में कॉल इन एरियर असेट साइड में दिखता है तो समझ जाना ये कॉल इन अरियर किससे रिलेटेड है। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, प्रोमोटर्स का है। और अगर ये माइनस करके डिस्क्लोज किया जा रहा है बैलेंस शीट में तो दैट मींस कॉल इन एरियर रिलेटेड विथ पब्लिक। ठीक है बच्चों? तो दोनों साइड लिखा जाता है और दोनों साइड का डिस्क्लोजर इस तरह से होता है एज पर शेड्यूल 3। अब बात उठती है बेटा कॉल इन एरियर की, हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या होगा। तो बताओ, कॉल इन एरियर हमारी असेट्स है, बोलो। कॉल इन एरियर हमारी असेट्स है तो बताओ, असेट की तो दो लिस्ट बनती है, आपने पढ़ा है, कौन कौन सी? एक लिस्ट ए और एक लिस्ट बी। अरे हाँ है ना? एक कौन सी लिस्ट बनती है, सारे बच्चे बताएं? लिस्ट ए और एक लिस्ट बी। तो बताओ इसको मैं कौन सी लिस्ट में डालूंगा? लिस्ट में एज अनसिक्योर्ड असेट, क्योंकि जनरली बेटा शेयर कैपिटल को गिरवी रख करके लोन नहीं लिए जाते। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो लिखें बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ये कहां कहां आएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आएगा ये कहां पर, फटाफट बोलो, लिस्ट ए में। फिर बताओ बेटा, अगर शेयर होल्डर ये पेमेंट दे रहा है तो उससे पैसा वापस लेगा भी, बोलो, कंपनी से, बोलो। तो ये शेयर होल्डर को पेमेंट भी करना है। तो सारे बच्चे बताओ, शेयर होल्डर का पेमेंट कहां आता है? अगर इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड है तो कहां आएगा, फटाफट बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर का लिस्ट जी में। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हुआ तो कहां आएगा? लिस्ट एफ में आएगा। तो बेटा दोनों का हो सकता है कि नहीं? तो बच्चों देखें इसका डिस्क्लोजर कैसे होगा। हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब बनाएंगे यहां पर, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर इट इज डिस्क्लोज्ड। ध्यान से देखेंगे डिस्क्लोजर कैसे देना है। सबसे पहली चीज आप यहां पर बनाएंगे लिस्ट ए। तो लिस्ट ए के अंदर यहां लिखेंगे कॉल इन अरियर। अगर क्वेश्चन खुद बता दे कि भैया इतने रुपए रियलाइज्ड हो गए हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बोल रहा है कॉल इन अरियर रियलाइज ₹15,000, कि 15,000 ही रियलाइज हो पाएंगे ऐसा एस्टिमेशन है, तो हम 15 लिखेंगे। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो बताओ फिर बेटा कितना लिखोगे? 20,000 फुल वैल्यू। तो हम यहां लिख देंगे 20,000। एक तो लिस्ट ए में आ जाएगा, तो ये लिस्ट ए में आ जाएगा। तो बताओ बेटा कैश एंड बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा हमारा, बोलो। दूसरा, जब आप लिस्ट जी बनाओगे या लिस्ट एफ बनाओगे, जिसका भी कॉल इन अरियर होगा, जैसे मेरे केस में इक्विटी शेयर्स हैं, तो सारे बच्चे बताएं मैं इसको एफ में दिखाऊं कि जी में दिखाऊंगा? जी में। यहां पर मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल। सारे बच्चे बताओ कितनी लिखूंगा? 4,80,000 लिखूंगा कि 5 लाख लिखूंगा? पहले तो ये बताएं। पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू क्या लिखूंगा, फटाफट बोलो, पेड अप। तो बताएं पेड अप कितना था, पहले तो ये बताएं, 4,80,000। और इसमें मैं जोड़ दूंगा क्या, फटाफट बोलो, कॉल इन अरियर 20,000, क्योंकि ये भी उनसे आप मान रहे हो मिल गया, और मिल गया है तो इसका मतलब उनने पेड अप कर दिया, बोलो। तो बाहर कितना आ जाएगी कैपिटल, फटाफट बोलो, पूरी 5 लाख। क्या ये बात क्लियर हुई, बोलो, हेलो। तो ये कहां कहां डिस्क्लोज होगा कॉल इन अरियर? सारे बच्चे बताएं, दो जगह डिस्क्लोज होगा, बताओ कहां कहां जाएगा, जल्दी बताएं। लिस्ट ए में भी आएगा और लिस्ट जी या एफ में भी आएगा, प्लस होगा। सारे बच्चे मेरे को बताओ, 20,000 रुपए ऊपर प्लस किया असेट में, नीचे लाइबिलिटी के रूप में माइनस कर दिया, अल्टीमेटली इसका प्रॉफिट और लॉस बताओ। क्या कॉल इन एरियर पे कोई प्रॉफिट और लॉस होगा? जितना रियलाइज होगा उतना ही पेमेंट के रूप में दिखा दोगे। तो बताओ क्या इस पे कोई प्रॉफिट और लॉस होगा? नहीं। तो लिख लें बेटा, कभी भी जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस निकालोगे लिस्ट एच में, लिस्ट एच में एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालोगे कि नहीं, बोलो। तो कॉल इन अरियर का नो प्रॉफिट और नो लॉस लेना है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। मान लो अगर इनने 15,000 ही दिए होते तो बताओ बच्चों मैं यहां कितना लिखता? अगर मान लो 20 में से 15 ही मिले होते तो मैं यहां कितना लिखता?
और यहाँ पेमेंट में भी कितना दिखा था, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, पेमेंट में भी कितना दिखा था 15। तो बताओ यहाँ टोटल मिला के कितना आ जाता, 4,95,000। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 15 रुपए से आपने 15,000 से आपने असेट बढ़ाई और 15,000 से लाइबिलिटी बढ़ा दी, बताओ क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ? 15 से असेट बढ़ी प्रॉफिट हो गया, 15 से लाइबिलिटी बढ़ गई लॉस हो गया, अल्टीमेटली वैल्यू कितनी होगी बोलो? 0। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस किस पर नहीं होते हैं, जल्दी से बताएंगे किस पर नहीं होंगे? कॉल एंड एरियर पर। क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आ गया है? तो अगर कॉल एंड एरियर का पॉइंट आएगा तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसा भी तो हो सकता है कि शेयर पार्टली पेड हो, बोलो हेलो, क्या हो सकते हैं फटाफट बोलो? शेयर पार्टली कॉल्ड अप हो, पार्टली पेड ही हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बोलूं 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं बेटा? 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं, लेकिन 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपए वाले, लेकिन कंपनी ने अभी केवल 80 रुपए ही कॉल किया है और शेयर होल्डर ने 80 रुपए का पेमेंट कर भी दिया है। तो बताओ बेटा, कंपनी ने मंगाया ही 80 है और शेयर होल्डर ने पेमेंट भी 80 कर दिया, तो कोई कॉल इन अरियर कहलाना क्या? नहीं, ये क्या कहलाने? शेयर्स आर पार्टली पेड। बोलो फुल्ली पेड अभी हुए नहीं क्योंकि फाइनल कॉल होना बाकी है। तो बच्चों जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास, ₹80 पेड ऑफ है, मतलब 4 लाख रुपए आ गया, और फेस वैल्यू है 100 रुपए। तो बताओ अनकॉल्डेड अमाउंट कितना है जिसका अभी कॉल होना बाकी है? बताओ कितने रुपए हमने कॉल ही नहीं कर रखे, बोलो। अनकॉल्डेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो आप बोलोगे सर 5,000 शेयर हैं और इस पर 20 रुपए अभी बुलाना बाकी है, मतलब कितने रुपए? 1 लाख। सारे बच्चे मेरे को बताएंगे ये कहां आएगी, क्या ये कंसीडर करें, ये लें या नहीं लें? फटाफट फटाफट बोलो। नो सर। तो लिख लें बिल्कुल बेटा, ये कॉल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब कॉल करेंगे, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया है इस समय, बताएं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब फाइनल कॉल कर पाएंगे क्या? फाइनल कॉल कौन करेगा? सारे बच्चे बताएं, फाइनल कॉल कौन करेगा? लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर। वो कब करेगा? जब वो अपना एक्चुअल में बनाएगा और उसको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तो फाइनल कॉल करेगा। तो ध्यान रखेंगे, अनकॉल्डेड वैल्यू ऑफ शेयर शुड नॉट कंसीडर एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिक्विडेटर, सॉरी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर लिखा रहेगा अनकॉल्डेड वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹1 लाख। तो बच्चों ध्यान रखना, इस ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कहीं भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी कॉल लिक्विडेटर करेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में केवल क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में केवल क्या आएगी? पेड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल? फटाफट बोलो। पेड अप। और ये कौन सी कैपिटल कहां जाएगी? लिस्ट जी में। हमेशा याद रखेंगे पेड अप, जो मिल गई है। क्लियर? 4 लाख की आएगी। 1 लाख रुपए कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होगा। सबको समझ में आ गया? हेलो। संस्कार, अमन, अमय, अवनी, आयुष, महिमा, क्लियर है बच्चों? ओके। तो देखें, कॉल इन अरियर तो 2 जगह आएगा, लिस्ट ए में भी आएगा, लिस्ट जी या एफ में भी आएगा, लेकिन अनकॉल्डेड वैल्यू ऑफ शेयर्स कहीं भी नहीं आएगी, क्योंकि ये कॉल कौन करेगा? लिक्विडेटर। वो भी कब? अगर लाइबिलिटी के पेमेंट में पैसों की कमी पड़ रही है तो। समझ में आया बच्चों? एक चीज और बताओ, आपने एक और पढ़ी होगी, रिजर्व्ड कैपिटल। पढ़ी है रिजर्व्ड कैपिटल बचपन में?
12th क्लास में पढ़ी होगी, रिजर्व्ड कैपिटल। यस सर। बताएं बच्चों, रिजर्व्ड कैपिटल क्या होती थी? वो कैपिटल जो कंपनी कॉल करेगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो ये अनकॉल्डेड कैपिटल अगर लिक्विडेशन के समय तक आ रही है तो समझ जाओ ये ही रिजर्व्ड कैपिटल है। और ये कब बुलाई जाएगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में कौन बुलाएगा इसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाएंगे कि लिक्विडेटर बुलाएगा? तो अभी ये स्टेटमेंट कौन बना रहा है? लिक्विडेटर बना रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रहा है? तो आएगी ही नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। तो आप चाहो तो लिख सकते हो दैट कैपिटल इज रिजर्व कैपिटल। ये आपकी रिजर्व कैपिटल थी। क्लियर? हेलो, कौन सी कैपिटल है बच्चों? रिजर्व कैपिटल। नोट डाउन कर लें सारे बच्चे, दैट कैपिटल इज रिजर्व्ड कैपिटल। क्लियर? और रिजर्व कैपिटल कभी भी हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का पार्ट नहीं होगी क्योंकि इट इज प्रिपेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय लिक्विडेटर। ओके, नोट डाउन कर लिया सारे बच्चों ने? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज थर्ड, कॉन्सेप्ट नंबर 3, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। लिखेंगे लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन और एस्टिमेटेड वाइंडिंग अप कॉस्ट। क्या बोला मैंने? फटाफट बोलो। रिम्यूनरेशन एंड एस्टिमेटेड वाइंडिंग अप कॉस्ट, कंपनी को बंद करने का खर्चा। सारे बच्चे बताओ, जब कंपनी बंद होगी तो कुछ खर्चे होंगे कि नहीं होंगे? हेलो, असेट बेचने में भी कुछ खर्चे होंगे। बिल्डिंग बेचना है, सारे बच्चे बताओ मेरे को बिल्डिंग बेचना है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं बिल्डिंग को उठाऊं, राजबाड़ा पे रख लूं और चिल्लाऊं जोर जोर से आओ आओ ले जाओ, आओ आओ ले जाओ और बिक जाएगी? कि मेरे को एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, पेपर एड देना पड़ेंगे? बोलो। पेपर एड देना पड़ेंगे, बहुत सारे काम करना पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा? फटाफट बोलो। असेट बिक पाएगी। तो बच्चों अगर मेरे को असेट बेचना है तो असेट बेचने के लिए मेरे को कुछ खर्चे करना पड़ेंगे। वो खर्चे कौन से कहलाते हैं? वाइंडिंग अप कॉस्ट या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके अलावा जो आपने लिक्विडेटर को अपॉइंट किया उसको रिम्यूनरेशन भी देना पड़ेगा। तो सारे बच्चे बताओ ये कब की प्रोसीजर है? कब की प्रोसीजर है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनने के पहले की कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनने के बाद की? बाद की। तो फिर बेटा हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में अगर क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीजें दी भी हैं, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन और एस्टिमेटेड वाइंडिंग ऑफ कॉस्ट दी भी है, तो ये भी कंसीडर नहीं की जाएगी। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो हेडिंग डाल लेंगे, इट इज नॉट कंसीडर फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करते समय इसको भी कंसीडर नहीं करना है। 3 चीजें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंसीडर नहीं करते हैं, रिजर्व्ड कैपिटल, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन और एस्टिमेटेड वाइंडिंग ऑफ कॉस्ट। क्योंकि ये सब काम कब के हैं? फटाफट बोलो। लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद के ये सारे काम लिक्विडेटर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर? हेलो, तो ये सब बिफोर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की जो डेफिशिएंसी आई है आपकी, जैसे यहां डेफिशिएंसी आई थी, कितनी आई थी बेटा? ये 28,50,000 आई थी। ये डेफिशिएंसी बिफोर कंसीडर ऑफ रिजर्व कैपिटल, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन और एस्टिमेटेड वाइंडिंग ऑफ कॉस्ट है। मतलब ये और जुड़ेगी तो ये डेफिशिएंसी और बढ़ेगी। समझ में आया कि नहीं? या कम होगी, जो भी है। क्लियर? तो इन 3 चीजों को कंसीडर नहीं करना है, गांठ बांध लेना इनको, ये क्वेश्चन में आते हैं। मतलब जब क्वेश्चन आएगा तो ये दिए रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता नहीं होते, वो कंसीडर कर लेते हैं सारी, उनको पता है सारी एसेट सारी लायबिलिटी लेना, तो इनको भी उठा के डाल देते हैं, बट ये कंसीडर नहीं करना है। ठीक है? तो ये था बच्चों हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का लास्ट कॉन्सेप्ट। अब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको करवा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको लिस्ट एच बनाना सिखा दूंगा। फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर? करें एक आध क्वेश्चन और आज? हेलो, ओके, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी
और साथ ही साथ ये पॉइंट भी कवर हो जाएंगे जो मैंने आपको अभी डील किए, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं यहां ले रहा हूं। ताकि सारे पॉइंट भी मैं आपको कवर कर पाऊं। देखे जरा क्वेश्चन, एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप क्या? हेलो, ओके, तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ये लीजिए। ले लिया बच्चों? नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन का भी ले लें, नोट टू द अकाउंट्स दे रखे हैं और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हो गया? चलें बच्चों, फटाफट फटाफट इसको रीड करें। सबसे पहला पॉइंट आपको बोल रहे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है मानू लिमिटेड की, 1 वॉलेंटरी लिक्विडेशन। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट ऑन द डेट ऑफ फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट दे रखी है, मानू लिमिटेड की बैलेंस शीट और सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। बोल रहे हैं शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 में देख लें, शेयर कैपिटल में बोल रहे हैं 5000 इक्विटी शेयर्स है 5 लाख रुपए की, जिसमें कॉलन एरियर आ रही है 1 लाख रुपए की, नेट अमाउंट है 4 लाख। सारे बच्चे बताइए, ये लेस करके दिखा रहा है कॉलन एरियर किसकी होगी, बोलो? पब्लिक की, बिल्कुल। उसके बाद फिर आगे देखें, क्वेश्चंस में और भी दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 1,40,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बोल रहे हैं डिवेंचर है जिससे सिक्योर्ड है बाय फ्लोटिंग चार्जेस। बताओ बेटा, ये नहीं भी लिखा होता तो भी हम क्या मान लेते, बोलो? फ्लोटिंग चार्ज मान लेते। उसके बाद ट्रेड पेबल दे रखे हैं क्रेडिटर्स, और अदर करंट लाइबिलिटी में एक बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 का। नीचे क्वेश्चन इज सेइंग फिक्स असेट्स हैं 3,60,000 की। फिक्स असेट में नीचे देखें नोट टू द अकाउंट्स में बताया गया है कि बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद बोल रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल में नीचे बताया गया है कि भैया 75,000 के डेटर है, प्रोविजन बना रखा है 10,000 का, टोटल मिला के 65,000 की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। उसके बाद क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है 10,000 रुपए का। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर पहला पॉइंट दिया है, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग आर वैल्यूड रुपीज 1,50,000 एंड 1,20,000। बताओ बेटा, हम बुक वैल्यू कंसीडर करेंगे कि ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे? ये वाली, देयर आर एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, बिल्कुल सही। बोल रहे हैं रियलाइजेशन लॉस रुपीज 15,000 आर एक्सपेक्टेड ऑन द स्टॉक। स्टॉक पर 15,000 रुपए का नुकसान होने वाला है। डेटर से रियलाइज्ड होगा 70,000। कॉलन एरियर आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 90%, 90% ही मिल पाएगा, तो हम 90% ही कंसीडर करेंगे, बोलो? बोल रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द बिल्डिंग। बैंक ओडी जो है सिक्योर्ड है बिल्डिंग पर, तो बैंक ओडी कहां आ जाएगा? हमारी लिस्ट बी में। बिल्कुल बेटा ऋषभ, लिस्ट बी में आ जाएगा, और बिल्डिंग भी हमारी कहां आ जाएगी? लिस्ट बी में। बोल रहे हैं प्रेफरेंसेस क्रेडिटर फॉर टैक्सेस एंड बेजेस है बेटा 6,000 की। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं 2,000 रुपए के। आपको स्टेटमेंट ऑफ ईयर्स बनाना है मनु लिमिटेड का। क्या इन्होंने लिस्ट एच बनाने का बोला? नहीं, बनाने का बोला नहीं, लेकिन हम बनाएंगे, बोलो? टैली करेंगे हम हमारा। चलो करते हैं, सारे बच्चे बताएं। सबसे पहले मैं क्या ले लूं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिख दिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बताएंगे सारे बच्चे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सबसे पहले मैं यहां पर कौन सी असेट लिखूंगा, बोले? डेट डाल लेना, डेट जो भी दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर। असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड।
बच्चों क्या मैं पूरा लिख लिख के बनाऊं कि शॉर्ट में बना दूं? पूरा लिखूं? चलेगा? आप लोग लिख लोगे पूरा कि एक और क्वेश्चन मैं पूरा लिख लिख के बना दूं? चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और पूरा पूरा लिख लिख के कर लेते हैं, ठीक है? हेलो, ओके। चलो तो सबसे पहले लिस्ट ए मेरे को बताना है, लिस्ट ए में क्या लिखना है मेरे को, मैं लिख देता हूं। क्या लिखूं लिस्ट ए में? असेट, वेरी गुड, assets not specifically placed, as per list ए। चलें, कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है इसके अंदर सारे बच्चों को पता है, और आप मेरे को बोलते जाएंगे। सबसे पहले मैं क्या लिख दूं बताओ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है उसका नाम लिखो, क्या होता है? कैश एंड, बताएं अमाउंट कितना रुपए का दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। केवल असेट साइड पर ध्यान रखेंगे, अभी लाइबिलिटी साइड ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कितने रुपए? 1 लाख। उसके बाद क्या लिख दूं फटाफट बोलो, बोलते जाए मैं लिखता जाऊंगा, जल्दी जल्दी बताते जाएं। डेटर है क्या? डेटर से कितना रियलाइज हो रहा है? क्वेश्चन खुद बता रहा है। डेटर्स बुक डेप्ट्स रियलाइज कितना, फटाफट बोलो। 70,000। डेटर से 70,000 रुपए रियलाइज हुआ, वेरी नाइस। इसके बाद बताएं डेटर के बाद क्या दे रखा क्वेश्चन में? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से पहले एक और चीज लिखेंगे आप, कॉल इन अरियर। ये जनरली क्वेश्चन में भूल सकते हो आप, क्योंकि वो लाइबिलिटी साइड लिखी रहती है, सेट माइनस करके लिखी हुई है कि नहीं बोलो? 1 लाख रुपए का था, क्वेश्चन बोल रहा था एस्टिमेटेड है कि कितने परसेंट रियलाइज्ड हो जाएगा। कितने रुपए लिख दूं? फिर क्या लिख दूं यहां पर? स्टॉक या इन्वेंट्री, बताएं इन्वेंट्री से कितना रियलाइज्ड हुआ? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया 15,000 का लॉस एक्सपेक्टेड है, तो क्वेश्चन में देख लो इन्वेंट्री है कितने की? 95। 95 में से 15 माइनस कर दें, कितने रुपए रियलाइज्ड होगा? 15,000 का लॉस बोल रहे हैं क्वेश्चन, बोले? तो 95,000 की थी, क्वेश्चन इज सेइंग 15,000 का नुकसान हो जाएगा, तो कितना रियलाइज्ड हो रहा है? 80,000। इन्वेंट्री के बाद बताएं बच्चों और कौन सी असेट है क्वेश्चन के अंदर, देख लें आपने कौन कौन सी असेट लिख ली है बैलेंस शीट की। कैश लिख लिया, डेटर लिख लिया, इन्वेंट्री। अब है फिक्स असेट, क्लियर है कि नहीं बोलो? फिक्स असेट में आपके पास दो असेट हैं, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। बताओ इन दोनों में से मैं कौन सी वाली लूं, कौन सी वाली नहीं लूं, बोलो? बिल्डिंग क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड है, लिस्ट बी में जाएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगी हमारी? प्लांट एंड मशीनरी। लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। रिलाइजेबल वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू इज प्लांट एंड मशीनरी इज ₹1,50,000। हो गई सारी असेट, काम खत्म हो चुका है बच्चों। फटाफट फटाफट इसका टोटल लगा लें और बता दें कितने रुपए लिख दूं। मैं यहां लिख दूंगा, फुल लेक आ रहा है, लिख दूं बच्चों फुल लेक? ओके, दैट अमाउंट इज फुल लेक। इसके बाद बताएं कौन सी असेट लिखते हैं हम? असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है ना? एज पर लिस्ट।
कौन से फॉर्मेट में बनाओगे? टेबुलर फॉर्मेट? एक ही असेट है तो बहुत बड़ी टेबल मत बनाना, एक ही लाइबिलिटी है ना? बताएं। इधर आ जाएगा हमारा नेम ऑफ असेट, इधर क्या लिखते हैं? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। इधर हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर आ जाएंगे, इधर आ जाएगी क्या? फटाफट बोलो। डेफिशिएंसी, यहां आ जाएगा सरप्लस। टोटल वोटल भी मैं नहीं लगा रहा हूं, जरूरत नहीं है। क्लियर? सिंगल असेट है। क्लियर? ये हमारा टोटल रहेगा। बताएं कितना रियलाइज्ड हुआ? बिल्डिंग 1,20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड था, बैंक ओडी कितने रुपए का था? बताएं बेटा, मैं बैंक ओडी लिख देता हूं यहां पर। ये रहा बैंक ओडी 30,000 का। 30,000 इज माई बैंक ओडी। 30,000 रुपए का क्रेडिटर है जो सिक्योर्ड है। डेफिशिएंसी की जगह सरप्लस आ गया है। बताएं कितने रुपए का सरप्लस आ गया? ये 90,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। 90,000 को क्या लिख दें यहां पर? बताएं क्या लिख दें यहां पर? 90,000 क्या है ये? वेरी गुड। एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम asset specifically placed ₹90,000। आप लिस्ट ए लिस्ट बी दोनों का टोटल लगा लोगे तो यहां पर टोटल असेट्स आपकी आ गई कितनी? 4,90,000। और ये 4,90,000 के नीचे क्या लिख दोगे? वेरी गुड। एस्टिमेटेड सरप्लस ऑफ असेट available for preferential creditor, debenture holder, secured by floating charge and unsecured creditor। सही है बच्चों? हेलो, खत्म होगी असेट की? अभी असेट का कुछ और भी करना है? वेरी गुड बेटा, अभी समरी ऑफ ग्रॉस असेट बाकी है। तो चलो समरी ऑफ ग्रॉस असेट भी फटाफट बना ही डालते हैं। आप लिखेंगे समरी ऑफ ग्रॉस असेट। समरी ऑफ ग्रॉस असेट के अंदर बताएं सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, है ना? बताएं कितना लिखूं? 90,000 लिखूं कि 1,20,000 लिखूं? बोलो। 90,000 इज नेट वैल्यू। बोलो। लाइबिलिटी माइनस होने के बाद आई है, हमको चाहिए ग्रॉस। ग्रॉस कितनी है? 1,20,000। और फिर यहां क्या आ जाएंगी? अदर असेट। अदर असेट मतलब जो हमारी लिस्ट ए की थी वो कितनी है? 4 लाख। टोटल लगाएंगे मेरे बच्चे, कितना आ गया यहां पर? 520। ये आ गई हमारी टोटल ग्रॉस असेट्स। आ गई? काम खत्म। ये हमारी जीए हो गई। अब बताएं असेट सारी खत्म हो गई बच्चों। अब लिखना है लाइबिलिटी।
लाइबिलिटी हमारी 4 होती हैं, सारे बच्चे बताएं 4 कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं। अब तो बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल्स, फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड, ये 4 ही होती हैं। बोलो इसमें से किसका तो ऑलरेडी हम पेमेंट कर चुके हैं, ऑलरेडी हमारा निपट चुका है। सिक्योर्ड का हमको पेमेंट करना है बेसिकली 3 लोगों का ही, लेकिन यहाँ लाइबिलिटीज हम बनाएंगे तो दिखाएंगे तो चारों की चारों ही। बोलो यहां हम हेडिंग डालेंगे लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जैसे ही लिखेंगे तो यहां पर हमारा एक ग्रॉस वाला कॉलम हमको यहां से चालू करता है। ये नेट वाला कॉलम तो चलेगा ही चलेगा, ग्रॉस वाला कॉलम और चालू हो जाता है। ग्रॉस लाइबिलिटी लिख देते हैं यहां पर सबसे पहले तो सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कहां पर, लिस्ट बी में ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। यहाँ डैश आ जाएगा, यहाँ पेमेंट कितना कर दिया है सिक्योर्ड क्रेडिटर इज ₹30,000। इसके बाद मेरे को यहाँ लिखना है प्रेफरेंसेस क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी। बच्चों बोलो बताएं प्रेफरेंसेस क्रेडिटर में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है प्रेफरेंसेस क्रेडिटर की? बोल रहे हैं प्रेफरेंसेस क्रेडिटर फॉर टैक्स एंड वेजेस आर ₹6,000। सारे बच्चे बताएं ये लिखा है इन एडिशन, ऐसा लिखा इन एडिशन नहीं। अच्छा ऐसा लिखा है इट इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी। तो सारे बच्चे बताओ, अब ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना तो इन एडिशन वर्ड लिखा और ना ही लिखा है कि इट इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी। तो सारे बच्चे बताओ हम क्या मानेंगे, ये लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में इंक्लूड है। बोलो और कहां इंक्लूड होगी, जल्दी जल्दी बताएं बच्चों, ये 6,000 रुपए कहां इंक्लूड रहे होंगे इस टोटल लायबिलिटीज में? बोले 2 लाख में कि 40,000 में कि 30,000 में? 30,000 तो बैंक कोड ही था, तो क्रेडिटर जो दे रखे यही इंक्लूड होंगे कि नहीं? तो बच्चों जब तक क्वेश्चन में इन एडिशन और कंटिजेंट लायबिलिटी वर्ड ना मिले तब तक समझना कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सारी चीजें बैलेंस शीट के अंदर ही इंक्लूड है। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से गलती होती है। समझ में आया कि नहीं? बोलो मतलब 6,000 रुपए इंक्लूड है इस 40,000 में, 40,000 में से क्वेश्चन बोल रहा है कि 6,000 रुपए जो है वो टैक्सेस और वेजेस का है। क्लियर? बोलो तो बच्चों इस 40,000 के अंदर ही क्या क्या शामिल है, जल्दी जल्दी बताएं, इस 40,000 में ही क्या क्या शामिल है? क्वेश्चन बोल रहा है 6,000 रुपए टैक्सेस और वेजेस का है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा होता इन एडिशन, तो ये 40 के अलावा हो जाता। क्या ये बात समझ में आई? बोलो और क्या है? और बोल रहे हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपए के, और बाकी अदर क्रेडिटर कहलाने। बोलो हेलो कितने के अदर क्रेडिटर कहलाने, फटाफट बताओ। 32,000। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है इसमें से लिस्ट सी वाले आइटम कौन से हैं, लिस्ट ई वाले आंसर कौन कौन से बताएं। ये लिस्ट सी हो गया, ये ई में जाएगा, ये भी ई में जाएगा, जाएगा कि नहीं? इसके अलावा ये जो फ्लोटिंग चार्ज दे रखे हैं ये कहां जाने वाला है, फटाफट बोलो। डी में। अच्छा और कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल तो जी में जाने वाली है क्योंकि इक्विटी भर है, प्रेफरेंस तो है ही नहीं। बोलो बस काम खत्म। ये हमको पहले से पता चल गया है, बाकी तो सारी इंफॉर्मेशन हम कर ही चुके हैं। फटाफट फटाफट यहां लिखवा दो। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर में क्या लिख दूं फटाफट बोलो, टैक्सेस एंड वेजेस। कितने रुपए लिख दूं बोलो? 6,000। और कुछ है नहीं, तो ये 6,000 रुपए ही यहां कैसा लिखूं, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। और यहां 6,000 क्या लिख दूं फटाफट बोलो बच्चों? पॉजिटिव। समझ में आ गया इतना? हेलो वेरी गुड।
अब बताएं बच्चों, सर प्रोविजन वाला पॉइंट बस समझा दीजिए बेटा। कौन सा प्रोविजन वाला? यस गुप्ता, यस बेटा, कौन सा प्रोविजन? मैंने ध्यान नहीं दिया। यस बेटा बताएं कौन सा प्रोविजन? प्रोविजन वाला पॉइंट बीएस समझा दीजिए बेटा, कौन सा? यस अच्छा, वो पहले पूछा था। ओके 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 बेटा, अभी क्लियर है इतना? बोलो हेलो, हेलो। बताएं कितना बैलेंस बचा? 4,90,000 में से 6,000 रुपए चले गए हैं। बताएं बैलेंस कितना बचा है? 4,84,000। किस किस के लिए अवेलेबल है उसका नाम बता दें, लिख दें। एस्टिमेटेड बैलेंस of asset, estimated balance of assets available for debenture holder secured by floating charges, clear, and unsecured creditors। ये आ चुका है। प्रेफरेंसेस क्रेडिटर का तो हमने पेमेंट कर दिया बच्चों, तो अब प्रेफरेंसेस का, हाँ ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद बताएं बच्चों, इसके बाद कौन आएगा फटाफट बताएं प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के बाद? तो लिखेंगे डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। कौन सी लिस्ट है ये? एज पर लिस्ट डी। बताएं कितना? 2,00,000। यहां नेगेटिव और यहां क्या लिख दूं? पॉजिटिव। कोई इंटरेस्ट मिंटरेस्ट तो है नहीं, माइनस कर रहा हूं मैं। कितना बैलेंस बचा? 2,84,000। 2,84,000 बचा। क्या लिख दूं यहां पर? फटाफट बोलो। एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड डिवेंचर होल्डर। चलेगा बच्चों? बताएं इसके बाद क्या आते हैं, कौन सी हमारी? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। एज पर लिस्ट ई। बता दें बच्चों, मैं लिख दूंगा लिस्ट ई में कौन कौन लोग आएंगे। बताएं कौन कौन लिख दूं लिस्ट ई में? एक तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है आउटस्टैंडिंग, कितने रुपए के, और बाकी अदर क्रेडिटर हैं। कुछ लिस्ट बी में तो नहीं थे, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 34,000 यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। कितना बैलेंस बच जाएगा? 34 माइनस करने के बाद पॉजिटिव बैलेंस बचा। क्या बोलेंगे इसको? फटाफट बोलें। एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड
बोलो। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और यही मैंने आपसे एक चीज बोली है, बताओ क्या कर लेंगे? क्रॉस लाइबिलिटी का एडिशन भी कर लेंगे। चारों लाइबिलिटीज का टोटल कुल मिला के कितना आ जाएगा? 30,000 प्लस 6,000 प्लस 2 लाख प्लस 34,000, कितना आ रहा है? 2,70,000। और ये आप ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लाइबिलिटी करके देख लें। ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लाइबिलिटी, तो ग्रॉस असेट आपने ऊपर निकाली थी 5,20,000। 5,20,000 में से टोटल लाइबिलिटी आपने चुका दी 270, तो आपके पास बैलेंस बच रहा है 2,50,000। टेली हो रहा है? सबका टेली हो गया? वेरी वेरी गुड, काम खत्म। इस तरह से आपको आंसर्स निकालना पड़ेगा, कर लोगे? अब इसके बाद बताएं बेटा, इसके बाद हमारे कौन आएंगे यहां पर? इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। लिखते इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल हैं, लेकिन एक्चुअल में यहां आएगी कौन सी कैपिटल? पेड अप। लिखना पेड अप ही है। सबसे पहले लिख देता हूं मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट। क्या है एज पर लिस्ट? एफ। क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, डैश लगा देता हूं। फिर क्या लिख दूं? इक्विटी शेयर्स कैपिटल एज पर लिस्ट जी। मैंने आपसे बोला था यहां लिखेंगे आप पेड अप कैपिटल। पहले तो बताएं, पेड अप कैपिटल थी 4 लाख, बोलो हाँ। ये देखें 4 लाख थी बच्चों, 4 लाख। 4 लाख में अब मैं क्या जोड़ दूं? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, इस 4 लाख में मैं यहां पर क्या जोड़ दूं? फटाफट बोलो। कॉल इन अरियर। जो ऊपर जितना मिला है उतना ही। कितना मिला है? फटाफट बोलो कितना? 90। आपने अज्यूम कर लिया 90,000 मिलेगा तो 90 चुकाना भी पड़ेगा। अच्छा, तो 10 मिला नहीं, वो हम पेमेंट भी नहीं करेंगे। क्लियर? तो टोटल मिला के यहां पर कितने रुपए नेगेटिव लिख दूं? बोलो। 490। और 490 नेगेटिव लिखने के बाद अब बच्चों बताओ कितना बैलेंस बचा यहां पर? तो बस यहां लिख देंगे नेगेटिव 2,42,000। यहां मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी। वेरी गुड। एज रिगार्ड मेंबर, कौन सी लिस्ट? एच। सारे बच्चे बताओ, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन गया। बताओ क्या ये बहुत टफ लग रहा है अब आपको? अच्छा, इसी क्वेश्चन में दो चीजें और दी होती। मान लो दिया होता लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन एस्टिमेटेड इतना, लिक्विडेशन कॉस्ट इतनी, बताओ उसका क्या करते? क्या? इग्नोर। क्या करते उसको? इग्नोर। कोई काम की नहीं है। अच्छा, वैल्यू ऑफ अनकॉल्डेड कैपिटल या रिजर्व्ड कैपिटल दी होगी, उसका क्या करोगे? इग्नोर। उसका कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, पूछो क्या? लिस्ट एच बनाना। इसकी बनाओगे? पक्का? आई होप अब सबको क्लियर हो गया है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। एज सच खत्म हो गया। मेरे को लिस्ट एच में थोड़ा सा और पढ़ाना है, बाकी खत्म है। मॉड्यूल के क्वेश्चन आप कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिस्ट एच छोड़ देना, उसमें से लिस्ट एच मत करना अभी, ठीक है? बोलो। मॉड्यूल के क्वेश्चंस ओके, ठीक है। मॉड्यूल के क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। पीछे दे रखा है बेटा, पहले इन्होंने लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट दिया हुआ है, फाइनल अकाउंट बाद में करना। पहले पीछे आ जाएं, पेज नंबर रिसीव्ड एंड पेमेंट है, ये भी रिसीव्ड एंड पेमेंट।
यहां से चालू हो रहा बेटा, ये देख क्वेश्चन नंबर 10 मिल गया। हेलो, क्वेश्चन नंबर 10, वॉलेंटरी लिक्विडेशन ऑन 1 अप्रैल 2000 X1। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है और पेज नंबर 7.30, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का बोला है, आपको बनाना है, बना लोगे। तो एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर सारी बातें वही दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपसे बन जाएगा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, ये भी आप करेंगे। ओके, ये वही है वैसे जो अपन ने अभी किया था, आपको मैंने जो होमवर्क दिया था वही क्वेश्चन है, 28,50,000 वाला। ये देखो आ रहा था आपका 28,50,000, वही था, तो ऑलरेडी कर चुके हो, रहने देना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप करें, ठीक है। हेलो, जब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे तो ये बोल रहे हैं पिछले 3 सालों में ये प्रॉफिट लॉस हुआ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपको आपका लिक्विडेशन की डेट तक की इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए क्या बनाना है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। हेलो, तो ये क्वेश्चन भी आप करें, कल होगा तो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं लिस्ट एच पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही क्वेश्चन करते तो ज्यादा अच्छा रहता। बट फिर भी आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बनाएंगे, ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आप ट्राई करें एक बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, ठीक है। लिस्ट एच की साइड ध्यान मत देना, लिस्ट एच अभी मेरे को तुमको कंप्लीटली पढ़ाना बाकी है, लेकिन हाँ शॉर्ट में मैंने बनाना सिखा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद बेटा आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इसके अंदर भी बेटा आपको सारी चीजें दे रखी हैं, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, लिस्ट एच नहीं बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, ये दे रखा है कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, देखें जरा, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप एक्सपेक्टेड रुपीज 15,000, क्या करोगे, कुछ काम इग्नोर। क्वेश्चन में दिया है 3,000 इक्विटी शेयर हैं, 80 रुपए ही पेड अप है, 20 रुपए के बारे में कुछ नहीं लिखा, बताओ 20 रुपए की कॉल करूंगा क्या, रिजर्व कैपिटल कोई काम की नहीं है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ध्यान रखना, करोगे ये क्वेश्चन भी। ये देखें दोनों चीजें लिखा हुआ है, अब सब्जेक्ट टू वाइंडिंग ऑफ एस्टिमेट 15,000 और ये 3,000 पर 20 रुपए कॉल्ड अप का नोट लगा हुआ है कि नहीं, बोलो, कंसीडर नहीं करना है। लिस्ट एज नहीं बनाएंगे, आप केवल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, कल मैं इसको लिस्ट एज बना के इस पार्ट को खत्म करूंगा, ठीक है। लिस्ट एज का थोड़ा सा पार्ट बच गया है, बाकी शॉर्ट में मैंने लिस्ट एज बनाना सिखा दी है, एक सिंगल छोटा सा पार्ट और बचा है, वो और करवाऊंगा, तो ये लिस्ट एज भी आपसे बनने लगेगी कंप्लीट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे लिस्ट एज पर उतना ध्यान नहीं रखना है, लिस्ट एज एग्जाम में नहीं पूछी जाती है आपसे, जनरली जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है वो खाली क्या पूछा गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। चलें, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इतना आप करके आएंगे, बाकी कल मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय। हाँ, मैं आज ऐप पर डाल रहा हूं और ऐप की आपको लिंक भेजूंगा, आप ऐप को सब्सक्राइब कर लेना, आपके पास लिंक आ जाएगी, ठीक है बच्चों। हेलो, ओके, बाय बाय।